हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो पढ़ने वाला है। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि इंडिया में हमने जो है वो एफपीटीपी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया। तो हमने एफपीटीपी सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस देखे थे। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि जो इंडिया में एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम जो है वो हम फॉलो करते हैं। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जो कैंडिडेट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उस कैंडिडेट को जो है वो विनर घोषित कर दिया जाता है। तो वो जो कैंडिडेट है वो इट इज ही इज डिक्लेयर्ड ही और शी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो ये जो सिस्टम है ये ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत ही मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में हमें देख काफी ज्यादा जो है स्मॉलर सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों को के लिए ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है, क्योंकि जो हाई किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वो जो है वो जीतता है। तो बेसिकली जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स है जिनके जो फॉलोवर्स है वो बहुत ही कम है, उनको तो वहाँ अगर उन सोशल ग्रुप्स में से कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा वोट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अ, उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या जो उस ग्रुप है उसके लोग ही बहुत कम है, तो उसको कम वोट्स मिलेंगे और वो जो है वो कैंडिडेट फिर हार जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है एफपीटीपी का, कि वो जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स है उनके साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है और ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी पूरी हिस्ट्री रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। और ऐसे सोशल हाँ, ऐसे सोशल सिस्टम में जो एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम है, ये इसका कैन मीन दैट जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स और जो कास्ट्स हैं वो कहीं पे भी जीत सकते हैं, और जो ऑप्रेस्ड सोशल जो ग्रुप्स हैं मे कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड। क्योंकि इनको कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स हैं जो नंबर में कम हैं उनको इतने ज्यादा वोट्स नहीं मिलेंगे और वो अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे। और वहीं पे जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स है वो दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द सोसाइटी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उनको पता था इस बारे में कि ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के साथ, और वो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उनको ना मिले असेंबली में, पार्लियामेंट में। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups की एक जरूरत है oppressed social groups को भी एक fair और just representation की। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने रिजर्वेशन लेकर आए वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और इसीलिए हम इसको ये जो टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लेकर आए थे। इसका सिस्टम का मतलब ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, तो सिर्फ उसी जो कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो उसको वोट करेंगे। ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। मतलब अगर कोई सिख है तो इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो लेकर आए सिख लोगों के लिए। तो जो अगर किसी सिख रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है तो उसको जो वोट करने वाले होंगे वो भी सिख कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। हिंदूज या मुस्लिम्स या जैन या बुद्धिस्ट जो है वो वोट नहीं कर सकते। तो ये जो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कई सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया फियर दैट दिस विल नॉट सूट आवर पर्पसेस, कि ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो सिस्टम है ये हमारे पर्पसेस को सूट नहीं करेगा। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि एक सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, की हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिजर्व कर देंगे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, but the candidate must belong to only one particular community or social section for which the seat is reserved। इसका मतलब ये कि जो वोट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उसमें जितने भी लोग हैं जो भी एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, डजेंट मैटर कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे जो हैं वो एलिजिबल होंगे, वो सारे वोट कर सकते हैं।
बट जो कैंडिडेट होगा यानी कि जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोशल सोशल सेक्शन से बिलोंग करेगा, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोशल सेक्शन के लिए जो सीट है वो रिजर्व की गई है। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें जो रिजर्वेशन है वो जो पर्टिकुलर सीट है वो एससी के लिए रिजर्व रहती है, एसटी के लिए रिजर्व रहती है। तो उस सीट से जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, वो उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करेगा। या तो अगर वो एससी के लिए रिजर्व्ड है तो वो एससी होगा, अगर वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वो एसटी होगा। और जो वोट करने वाले होंगे वो सारे कास्ट को बिलोंग करेंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, वोट सब करेंगे। और जो इलेक्ट होगा वो एससी होगा या फिर वो एसटी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस कास्ट के लिए वो सीट रिजर्व्ड है या किस सोशल सेक्शन के लिए वो सीट रिजर्व्ड है। तो ये जो सिस्टम है ये हम लोगों ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये सिस्टम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है अडॉप्ट किया। कई सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि अब पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसमें उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर इतना ज्यादा नहीं है उनका नंबर कि वो एक उनका अगर उस कम्युनिटी का या उस सोशल ग्रुप का कोई कैंडिडेट खड़ा हो इलेक्शन के लिए तो वो जीत सके, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं है। और वो पूरी कंट्री में स्प्रेड है, तो अगर पूरी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो उनके उनका जो ग्रुप है वो एक सिग्निफिकेंट साइजेबल जो है ग्रुप है, फॉर्म करते हैं वो लोग। बट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने फेवर में जो इलेक्शंस को मोड़ सके। तो उन लोगों का लिए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो लोग भी पार्लियामेंट में उनके कैंडिडेट्स जो है वो जा पाए, उनका जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर पाए और उसकी आवाज जो है वो खड़ी कर पाए, रेज कर पाए। उस पर्टिकुलर ग्रुप के बिहाफ में जो इलेक्टेड पर्सन है वो अपनी वॉइस रेज कर पाए, तो एज उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसी को पॉसिबल करने के लिए एक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी बन जाता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट रही हैं हमारी हिस्ट्री में, जिन जो ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनको एक प्रॉपर एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए हमारी पार्लियामेंट में। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक प्रोवाइड करता है एक ऐसा सिस्टम कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन लोगों के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी जाए। ठीक है, तो उन सीट्स से जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे, जो पार्लियामेंट में जाएंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएंगे, वो उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, या तो वो एससी होंगे या फिर वो एसटी होंगे। ये जो प्रोविजन है ये स्टार्टिंग में तो सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था, और उसके बाद जो सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो एक्सटेंड हो गया है अप टू 2010, और इवन वो अभी भी ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। 2023 में भी इट इज वर्किंग। तो जो पार्लियामेंट है ये कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स। मतलब जब भी रिजर्वेशन का जो पीरियड ऑफ एक्सपायर होने वाला होता है, जैसे 2010 में, तो पार्लियामेंट फिर उसको 10 साल के लिए बढ़ा देगी 2020 में फिर 10 साल के लिए। तो ऐसा जो सिस्टम है ये चलते आ रहा है। The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in population of India। मतलब इंडिया में, पूरी इंडिया की एज अ होल अगर पॉपुलेशन देखें तो उनमें उनका जो प्रपोर्शन है एससी और एसटी का हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में, तो उसी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व की गई है इन एससी और एसटी की, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन लोकसभा। तो 543 इलेक्टेड सीट्स जो है लोकसभा में, उनमें से 79 जो वो सीट्स है वो रिजर्व की गई है एससी के लिए, एंड 41 जो है वो रिजर्व की गई है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सिस्टम है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। इसको और आगे देखते हैं। अब कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आपको हमें रिजर्व करना है। अब हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो रिजर्व नहीं कर सकते, तो किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रिजर्व करना है। तो ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो डिसाइड करता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रिजर्व करना है। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है ये अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये काम करता है। इसको अपॉइंट किया किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। वो डिसाइड करता है कि जो एक पर्टिकुलर जितनी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सबकी क्या बाउंड्रीज रहेंगी, क्या उन कितना एरिया आएगा उनके अंदर।
तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के लिए, उसको रीड्रॉ करने के लिए ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। और पूरी कंट्री में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज है उसको ड्रॉ करता है वो। उसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो वो करता है। A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of ST और ST in that state। मतलब कितनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो रिजर्व करनी है SC और ST के लिए हर एक स्टेट में, वो फिक्स किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने प्रपोर्शन ऑफ ST या SC हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। अगर किसी स्टेट में SC और ST की संख्या ज्यादा है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो उनके लिए रिजर्व की गई हैं वो भी ज्यादा होंगी। और अगर किसी स्टेट में SC ST की पॉपुलेशन कम है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो रिजर्व की गई है SCs और STs के लिए वो भी फिर कम होंगी। तो ये कोटा जो है वो फिक्स किया जाता है बाय डिलिमिटेशन कमीशन। बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कंट्री, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो देखता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन है और वो क्या 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 कंपोजिशन है पॉपुलेशन का। और मतलब कि कितने उसमें एसटीज हैं, कितने एससीज हैं, कितने ओबीसीज हैं, कितने जनरल हैं। तो वो जो पॉपुलेशन है वो कास्ट बेसिस पे या डिफरेंट वो किस तरीके से वो डिवाइड की गई है, तो उसका जो कंपोजिशन है वो देखता है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। और दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का, वो रिजर्व कर दी जाती है एसटीज के लिए। और जहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, उनका जो पॉपुलेशन है वो काफी मतलब बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कंपैरिजन में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनका जहाँ पे उनका पॉपुलेशन जो है, उनका जो नंबर है वो ज्यादा देखने को मिलता है, एक हाई प्रोपोर्शन देखने को मिलता है, तो वो जो है वो रिजर्व कर दी जाती है फॉर एससी। जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो दो चीजों की तरफ देखता है। इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ सेट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिक करता है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको उसको वो स्प्रेड करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। मतलब इसका मतलब ये कि एक अगर पर्टिकुलर स्टेट है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ऐसा नहीं है कि ऐसे इसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की गई है वो बेसिकली इसी एरिया में आएंगी। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी, यहाँ पे एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी, यहाँ पे एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी एस के लिए। यहाँ पे कुछ भी रिजर्व नहीं करी इस पर्टिकुलर एरिया में उस स्टेट के, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर हमारा कोई भी स्टेट है तो अगर यहाँ पे अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इस एरिया में रिजर्व करेंगे, या हो सकता है इस एरिया में रिजर्व करेंगे। मतलब उसको यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो जो रीजन है बेसिकली जहाँ जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको वो स्प्रेड करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट में। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है उसकी जो पॉपुलेशन है वो इवनली फैली हुई है पूरी कंट्री में। मतलब ऐसा बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत ही कम, ऐसा नहीं है। एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन का। इसलिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो ये इंश्योर करता है कि पूरे स्टेट में जो है उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाए, उनको इस तरीके से रिजर्व किया जाए कि एक पूरे स्टेट में पूरे रीजन में जो है कहीं कहीं पर जो है वो एससीज जो है उनको रिजर्वेशन मिल जाए, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो रिजर्व हो जाए। तो एक यूनिफॉर्म जो एक एरिया होता है उसमें उनको यूनिफॉर्मली जो है उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व की जाए। तो ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो ये दो चीजों को देखता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो भी रिजर्व वो, तो मतलब दो फैक्टर्स देखते हैं कि कहाँ पे जो एससीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, किन एरियाज में, किन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत ज्यादा है। और फिर वो ये भी इंश्योर करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट में फैली हो। मतलब ये पर्टिकुलर एक एरिया में ही कंसोलिडेट ना हो, ये डिफरेंट रीजन्स में जो है ये फैली हो। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो देखता है। These reserve constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken। मतलब ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये रोटेट हो सकती हैं जब भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो वो की जाती है, फॉलो की जाती है तब। जैसे कि अभी ये सिस्टम चल रहा है, मान लो ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिजर्व की गई है एससीज के लिए। अब बाद में जब दोबारा से जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज हुई तब उसके बाद यहाँ पे और हो सकता है यहाँ पे जो है वो एससीज के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं, इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व कर दी गई है। तो बेसिकली ये जो रीजन है, ये जो एरिया है जहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे एससीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड है वो चेंज होता रहता है
जब भी जैसे जैसे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है वैसे वैसे ये रोटेट कर सकते हैं वो लोग, और ये चेंज भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मतलब अदर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनके लिए सिमिलर रिजर्वेशन नहीं होता है। और भी ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए भी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन देखने को मिले। ये फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो वुमेन है बहुत ही कम जो है, वेरी फ्यू वुमेन जो है उनको इलेक्ट किया जाता है टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। तो ये जो डिमांड है फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, ये इंक्रीज की इज इंक्रीजिंगली बीइंग आर्टिकुलेटेड। खैर अब तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ गया 2023 की हम बात करें तो। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकसभा में 33% जो सीट्स हैं वो जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर दी कर दी, मतलब 2029 से ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये बिल पास हो चुका है और ये इफेक्ट में भी आ जाएगा। तो ये जो वुमेन को जो है रिप्रेजेंटेशन जो है एटलीस्ट वो अब मिलने जा रहा है। 33% रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलने जा रहा है लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। The demand for reserving 1/3 seats for women is increasingly being articulated. Reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies. मतलब रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में जो है वहां पे वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो प्रोवाइड करता है, किया जाता है। बट ये हम लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। बट एक ऐसा सिमिलर प्रोविजन जो है उसकी मांग काफी टाइम से उठाई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा में भी जो है एक ऐसा अमेंडमेंट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोकसभा और विधानसभा में भी जो है सीट्स जो है वो रिजर्व की जाए। ये जो अमेंडमेंट है कई बार जो है प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट में, पर अभी तक कभी भी पास नहीं हुआ है। तो ये बुक थोड़ी सी आउटडेटेड है। अभी करंट की बात करें तो ये जो 33% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है वुमेन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। Free and fair elections. The true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. मतलब किसी भी जो इलेक्शन सिस्टम का एक ट्रू टेस्ट होता है वो इस चीज में लाई करता है कि वो कितना ज्यादा वो जो इलेक्शन सिस्टम है वो इंश्योर कर सकता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री हो और फेयर हो। अगर हमें अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सच में जो है रियलिटी में हमें ग्राउंड पे नजर आए, तो हम ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो एकदम इम्पार्शियल हो और ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी बायस जो है किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी के लिए हमें देखने को ना मिले। बहुत ही इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट जो है हमें इलेक्शन सिस्टम देखने को मिले। The system of election must also allow the aspirations of the voter to find legitimate expression through the electoral results. अब ये जो चीज है हम ये भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो वोटर्स के जो एस्पिरेशंस हैं उनको एक लेजिटिमेट जो है एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट्स। तो ऐसी जो पार्टी जो पावर में आनी चाहिए जो वोटर के जो एस्पिरेशन है उसको एक्सप्रेस करे और उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो काम करे या वर्क करे। तो बेसिकली यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट अपार्ट। अब ये जो नया टॉपिक है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, हम ये देखने वाले हैं अब। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो आंसर करता है दो बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस, कि कौन वोटर्स कौन है और कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि कौन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस, कौन खड़ा हो सकता है। इन बोथ दीज रिस्पेक्ट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। हमें पता है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं वो सारे जो हैं उनको वो एलिजिबल हो टू वोट। हमारे इंडिया में हम एडल्ट फ्रेंचाइजी जो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग 18+ के आगे अगर आप हैं, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि हाँ भाई इस एज को क्रॉस कर लेते हैं जो भी व्यक्ति तो वो सब एलिजिबल हो जाते हैं, पूरे जितने भी सिटीजन और नेशन या किसी भी कंट्री के, तो वो जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो वोट कर सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स विद रूलर्स टू गेट दिस राइट। कई सारी कंट्रीज में जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी वहाँ के रूलर्स के खिलाफ कि वो उनको ये अधिकार मिल सके।
ये कई सारी कंट्रीज में जो विमेन है उनको ये जो राइट है ये बहुत ही ज्यादा लेट मिला और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद मिला। जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो था हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये था कि वो सभी को वो उन्होंने गारंटी किया एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट, कि सभी एडल्ट जो सिटीजन है उसके पास ये अधिकार है कि वोट कर सके। 1989 तक जो वोटिंग जो एज थी इंडियन सिटीजन की वो थी अबव द एज ऑफ 21, कि आप एक बार 21 के हो जाए, 21 क्रॉस कर लें तो यू आर एलिजिबल टू वोट। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1989 में अमेंडमेंट हुआ और जो एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया टू 18। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इंश्योर करती है कि जितने भी सिटीजन हैं वो दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि सभी जो सिटीजन है उनका एक इक्वल पार्टिसिपेशन हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए। 21 से 18 ये जो एज है ये कम करने का एक कारण ये भी था क्योंकि हमारी जो हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हम इतनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारी नहीं थी कि इतने अगर 18 प्लस तक इलेक्शंस कंडक्ट कराएं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। और उन वोटर्स के लिए एक इतना बड़ा लेवल पे जो इलेक्शन कंडक्ट कराना, इतने सारे वोटर्स के वोट्स को हैंडल करना और ये जो पूरी प्रोसेस है ऑफ इलेक्शन ये काफी इसमें काफी एक्सपेंडिचर होता है और वो जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। इसलिए उस टाइम पे जो एज है वो 21 रखी गई। पर जब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है थोड़ी स्टेबल हुई अ, उसके बाद जो है हमने वो एज है वो कम करके 18 कर दिया कि हाँ अब भले ही वोटर्स जो है उनकी लिटरेसी रेट में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो उसके बाद जब एलिजिबिलिटी जो एज है वो 18 कर दिया गया क्योंकि उसकी इंडिया की इतनी हमारी इकोनॉमी इतनी थी कि हम जो ये जो कॉस्ट है इलेक्शन का, ये जो इतना ज्यादा जो कॉस्ट आता है इलेक्शन का वो हम जो है वो झेल सके। और इतनी 18 प्लस के अगर 18 प्लस की अगर हम बात करें तो बहुत जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है जो 18 प्लस की होती है और उसको वो जो इलेक्शन है हम अच्छे से कंडक्ट करा सके और उस पॉपुलेशन जो इतनी बल्क है पॉपुलेशन उसको हम अच्छे से एक फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से जो है वो ये जो इतने 18 प्लस के जो लोग हैं उनको राइट हो कि वो वोट कर सके। और ये हम जो हमारी गवर्नमेंट है ये इतना बड़ा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो हैंडल कर सके। तो इसीलिए जो है वो पहले 21 एज रखी गई थी क्योंकि कॉस्ट एक रेस्ट्रिक्शन भी था कि इतनी कॉस्ट हम नहीं लगा सकते और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 18 प्लस की होगी तो इसीलिए हम 21 तक रखते हैं। बट उसके बाद जो है उसको कम करके एक अमेंडमेंट से 1989 में जो है उसको 18 कर दिया गया। तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन राइट्स, कि भाई एक फ्री एंड यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइजी इंश्योर करती है कि जितने भी सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, इस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेशन करें। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इससे जो है ये मेल खाता है कि हाँ भाई सभी जो भी सिटीजन है उनके बीच में इक्वालिटी होगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कई सारे जो पीपल है उनको ऐसा लगा कि many things so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right। कि आपने देखा ही नहीं कहीं जो जो इलिटरेट लोग हैं उनको भी राइट मिल गया कि वोट करने का, बिना देखे कि वो एजुकेटेड है क्या नहीं, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया, सबको ये अधिकार दे दिया गया कि वो वोट कर दे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है ये सही नहीं था। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है उनका जो एक विश्वास था, एक फर्म बिलीफ था in the ability and worth of all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society। तो ये द कंट्री एंड फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जितने भी एडल्ट जो पीपल है जो सिटीजन है हमारी कंट्री का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये विश्वास था कि जितने भी एडल्ट हैं जो भी उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिसाइड कर सके एज इक्वल्स, कि वो डिसाइड कर सके इन द मैटर ऑफ कि क्या उनके लिए सही है, उनकी सोसाइटी के लिए सही है, हमारी कंट्री के लिए सही है और क्या उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है वो सही चीज है। तो ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए वो जो है उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का विश्वास था कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी है हमारे सिटीजन्स के अंदर इस कंट्री के। ये जो व्हाट इज ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज आल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, की जैसे वोट कोई भी कर सकता है वैसे इलेक्शन में भी जो है
all citizens have the right to stand for election and become the representative of the people, कि हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सके और वो लोगों को जो है वो represent कर सके. However, there are different minimum age requirements for contesting elections. पर एक minimum age जो है वो requirements and different रिक्वायरमेंट्स है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जैसे कि अगर आपको लोकसभा में खड़े होना है इलेक्शन के लिए और असेंबली इलेक्शन में खड़े होना है तो आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड तो होनी चाहिए. लेकिन 25 से कम उम्र है तो आप इलेक्शन में पार्ट नहीं कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस बेसिकली. तो कई और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे कि लीगल प्रोविजन है दैट एक ऐसा पर्सन जो जेल में है फॉर 2 ईयर्स और मोर, जिसने जेल में गुजारे हैं 2 या 2 से अधिक अधिक साल फॉर सम ऑफेंस, वो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इनकम या एजुकेशन या क्लास और जेंडर पे नहीं है ऑन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस की. अब क्या क्या इनकम होनी चाहिए इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, उस चीज़ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आपकी कोई भी इनकम होगी, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कोई भी क्लास होगी, कोई भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, यू हैव द राइट टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस. तो इसके अगर इस सेंस में हम बात करें तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन वो इज ओपन टू ऑल सिटीजन, वो सभी सिटीजन के लिए जो है वो ओपन है. तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है. आई होप दैट यू लाइक्ड माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.